Hello students, today we will start our next topic, that is graphs. In the last lectures we have done logarithm, trigonometric functions and binomial functions. Now today we will do graphs. So first of all the question arises, what is a graph? ग्राफ क्या होते हैं? तो ग्राफ क्या होती है? ग्राफ एक पिक्चर होती है, एक ऐसी पिक्चर होती है जो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन बताती है, जो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन बताती है। तो हम ग्राफ की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? तो ग्राफ इट इज़ डिफाइंड एज, और इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन और कर्व विच शोज द रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। ये बताता है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशन है, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ एक दूसरे के साथ कैसे वेरी कर रही है। जैसे 10th क्लास में आपने ग्राफ पढ़ा था ओम्स लॉ का, एक ही ग्राफ था शायद आपके पास ओम्स लॉ का, तो उसमें आपने पढ़ा था कि V और I वेरी कर रहे हैं साथ साथ। जैसे जैसे V को इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे I को इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो हमने जो ग्राफ देखा था उसका, तो ग्राफ वॉज अ स्ट्रेट लाइन। तो वो ग्राफ क्या बता रहा था? वो बता रहा था V और I के साथ क्या रिलेशन है। उस ग्राफ को अकेले को पढ़कर हम ये बता सकते थे कि V इंक्रीज हो रहा है तो I भी इंक्रीज हो रहा है, और V डिक्रीज हो रहा है तो I भी डिक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ एक ऐसी पिक्चर होती है जिसमें स्ट्रेट लाइन या कर्व्स बनाए जाते हैं, और उन स्ट्रेट लाइंस और कर्व्स को हम रीड करके बता सकते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटीज़ एक दूसरे के साथ कैसे वेरी कर रही है, किस तरह से वेरी कर रही है। एक फिजिकल क्वांटिटी के कम होने से या बढ़ने से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट हो रहा है, ये हम ग्राफ को देखकर बता सकते हैं। ग्राफ मतलब ग्राफ क्या होगी? ग्राफ एक पिक्चर हो गई जो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन बताती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम ग्राफ पढ़ते क्यों हैं? ग्राफ पढ़ते इसलिए क्योंकि ग्राफ से हम बहुत सारे काम को इजी बना सकते हैं, हम बहुत सारे अलग अलग काम को इजी बना सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ ग्राफ्स। यूजेस ऑफ ग्राफ्स। तो सबसे फर्स्ट यूज जो है ग्राफ का, फर्स्ट यूज द शेप ऑफ द ग्राफ। जो ग्राफ का जो शेप होता है वो क्या करता है? दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशन है उसका आइडिया दे देता है। मतलब हमें पता लग जाता है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज़ डायरेक्टली एक दूसरे के साथ वेरी कर रही है या इन्वर्सली वेरी कर रही है, या फिर इनके बीच में कोई और रिलेशन है, किसी और रिलेशन से ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। ये सब हम ग्राफ को पढ़कर पता लगा सकते हैं। तो ग्राफ का फर्स्ट यूज़ क्या हो गया? ग्राफ का फर्स्ट यूज़ ये हो गया कि शेप ऑफ द ग्राफ जो होती है, ग्राफ का शेप देखकर हम बता सकते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में कैसा रिलेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट यूज़ है ग्राफ का वो है स्लोप। ग्राफ का स्लोप देखकर हम एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे आपने V और I ग्राफ पढ़ा था 10th क्लास में ओम्स लॉ का, क्योंकि अभी तक आपने वही एक ग्राफ अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं बार बार ओम्स लॉ वाले ग्राफ का एग्जांपल ले रहा हूँ कि ओम्स लॉ का जब आपने ग्राफ पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने VI ग्राफ का स्लोप बताया था, और वो क्या था? वो था रेजिस्टेंस। मतलब आपने VI ग्राफ के स्लोप को देखकर एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी रेजिस्टेंस के बारे में भी पता लगा लिया। तो ग्राफ का स्लोप हमें एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे स्लोप ऑफ द ग्राफ हमें एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताता है, फिजिकल क्वांटिटी का आइडिया देता है, वैसे ही एरिया ऑफ द ग्राफ भी हमें एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताएगा। ज़रूरी नहीं है हर ग्राफ का एरिया हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताए, बट कुछ ऐसे ग्राफ होते हैं जिनके एरिया हमें एक स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। तो ग्राफ के एरिया से भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो हमें क्या दे देता है? डिस्प्लेसमेंट दे देता है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। मोशन जब चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8 जब आपने 9th क्लास में पढ़ा था मोशन, तो वहाँ पर आपको सिखाया गया था कि अगर आपको
डिस्प्लेसमेंट निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, डिस्प्लेसमेंट निकालना है अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो आपको क्या करना होता है, ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ग्राफ के एरिया से भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये हो गया थर्ड यूज ऑफ द ग्राफ। एरिया ऑफ द ग्राफ ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। किसी मतलब अगर ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का, ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का, तो उस ग्राफ का एरिया जो है उसने हमें वेलोसिटी टाइम के अलावा एक तीसरी क्वांटिटी के बारे में हमें आइडिया दे दिया। और उसके स्लोप ने हमें क्या बताया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, उसका स्लोप हमें बताता है एक्सेलरेशन। तो हम एक ही ग्राफ से, देखिए हमने ग्राफ बनाया था वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ था, और ग्राफ क्या बता रहा था, ग्राफ बता रहा था कि अलग अलग टाइम पर पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटीज क्या हो सकती है। दो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन दे रहा था, बट हमने क्या करा, ग्राफ का स्लोप और ग्राफ के एरिया से एक एक और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आइडिया लगा लिया। ठीक है, एक एक और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आइडिया लगा लिया कि अलग अलग टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना है और अलग अलग टाइम पे एक्सेलरेशन कितना है। तो स्लोप से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम चार फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में देख सकते हैं। एक तो हम वेरिएशन देख सकते हैं वी और टी का, v का किसी भी टाइम के साथ, मतलब किसी भी टाइम पर वेलोसिटी कितनी है ये देख सकते हैं, और साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं अलग अलग टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, टाइम बढ़ते बढ़ते इतना टाइम बढ़ा तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ, ये भी हम ग्राफ से पता लगा सकते हैं। एक और आइडिया कि अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट करने से ग्राफ की शेप देखकर हम पता लगा सकते हैं, ग्राफ की शेप देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसकी वैल्यूज़ जो है कितनी एक्यूरेट है, कितनी सही है और कितनी गलत है। क्योंकि हमें क्या पता होता है, हमें आइडियल ग्राफ पता होता है। जैसे आपको वी और आई का ग्राफ पता है कि वी और आई का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वी और आई का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, वी एंड आई ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, दिस इज द आइडियल ग्राफ। ठीक है, बट जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपने देखा कि ये कुछ स्ट्रेट लाइन नहीं है और इसकी वैल्यूज जो है इस तरह से वेरी कर रही है, ये वेरी कर रही है। तो इस स्ट्रेट लाइन के दोनों तरफ ये जो वैल्यूज़ हैं ये वेरी कर रही है, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो आइडियल ग्राफ से कितना क्लोज है। हमारा ग्राफ आइडियल ग्राफ के जितना क्लोज होगा उतना हमारा एक्सपेरिमेंट सही होगा। मान लीजिए किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट किया, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऐसा वी ग्राफ बना दिया, ये वी ग्राफ बना दिया, ये तो हम देख सकते हैं कि ग्राफ होना चाहिए था ऐसा, बट बन रहा है ऐसा। जो आइडियल ग्राफ है, आइडियल ग्राफ कौन सा है, ये वाला जो ग्राफ है, आई लिख रहा हूँ मैं इसके लिए आइडियल, IDEL, आइडियल ग्राफ इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, और ये है एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है और ये भी एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। तो एक बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया ये वाला और एक बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया ये वाला, तो मैं किसके एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा सही मानूंगा, मैं मानूंगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ज़्यादा सही है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है आइडियल ग्राफ के ज़्यादा क्लोज है। तो ग्राफ को देखकर हम क्या कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो कितना एक्यूरेट है और कितना गलत है। तो ग्राफ की हेल्प से हम किसी भी एक्सपेरिमेंट का एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट जो हमने किया वो कितना सही और कितना गलत है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ग्राफ के बारे में तो सर आपने इतना सारा बता दिया, पर ग्राफ बनाते कैसे। तो अब हम देखते हैं कि ग्राफ बनाते कैसे, हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ, हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ। सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करने से पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बता देता हूँ। ये है, मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ O से। और यहाँ पर एक तीसरी एक्सिस हम z एक्सिस को भी कंसिडर करेंगे। z एक्सिस मतलब आउट ऑफ द प्लेन, मतलब एक ऐसा एक्सिस जो कि इस प्लेन से बाहर है। मतलब अभी मैं बताता हूँ ये किस तरह से z एक्सिस जो है काम करता है। z एक्सिस अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो अभी मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में समझा देता हूँ। दिस इज z एक्सिस। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास डायरेक्शंस कितनी होती है, हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं 6 डायरेक्शंस हमारे पास होती है। जैसे
चार डायरेक्शंस तो ये हमारे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये चार डायरेक्शंस हमारे पास है। ये चारों डायरेक्शंस एक ही प्लेन पर होती हैं, ये चारों डायरेक्शंस एक ही प्लेन पर होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि नॉर्थ ऊपर होता है साउथ नीचे होता है, बट ये जो होता है ऊपर नीचे तो ठीक है, बट ये चारों एक ही प्लेन पर रहेंगे, प्लेन से अलग नहीं रहेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये चारों डायरेक्शंस एक ही प्लेन पे होते हैं। अब ये चार डायरेक्शंस तो ये हो गए, पर मैंने आपको बताया डायरेक्शन 6 होती है, ठीक है। तो 6 डायरेक्शन होती है, तो बाकी 2 का है। एक डायरेक्शन तो है ऊपर, एक डायरेक्शन तो ऐसे है कि इस प्लेन के ऊपर, ये देखिए ये वाला जो प्लेन है मेरी कॉपी का, ये जो प्लेन आपको नजर आ रहा है, इस प्लेन के ऊपर अगर कोई प्लेन होगा, मतलब इस प्लेन के ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा तो हम उसको बोलेंगे अपवर्ड्स। अपवर्ड्स क्या डायरेक्शन देंगे, उसको अप देंगे। और अगर प्लेन के नीचे कोई पॉइंट होगा तो उसको हम क्या देंगे, डाउन। फॉर सपोज आपको एक माउंटेन की हाइट को या माउंटेन की डिफरेंट पीक्स को ग्राफ पर प्लॉट करना है, माउंटेन की डिफरेंट पीक्स को ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो माउंटेन का पीक देखिए, जो माउंटेन का बेस है वो कौन से प्लेन पर है, वो अर्थ के ऊपर है, अर्थ के प्लेन पर है। तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि जो माउंटेन का बेस है वो है एक्स वाई प्लेन पर। माउंटेन का बेस किस पर है, एक्स वाई प्लेन पर है। और उसकी जो हाइट है वो जेड प्लेन पर है, उसकी जो हाइट है वो किस पर है, जेड प्लेन पर है, क्योंकि माउंटेन जो है अर्थ की सरफेस के ऊपर है, ठीक है। तो एक तो इस तरह से अपन माउंटेन की हाइट को अपन शो कर सकते हैं, मतलब हम कहाँ पर आ गए, प्लेन से ऊपर आ गए। बट अगर आपको सी लेवल का डेप्थ बताना है, सी लेवल का डेप्थ बताना है या सी बेड की डेप्थ बतानी है अलग अलग जगहों पर, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप नीचे वाली डायरेक्शन यूज़ करोगे, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्शन होती है टोटल 6, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अप एंड डाउन। अप में आप जैसे माउंटेन की हाइट इंडिकेट कर सकते हो या एयरप्लेन की हाइट इंडिकेट कर सकते हो। डेप्थ में आप क्या कर सकते हो, किसी वैली कोई वैली जो है उस वैली की डेप्थ को आप अलग अलग पॉइंट्स पर इंडिकेट कर सकते हो, या सी बेड को आप अलग अलग पॉइंट पर इंडिकेट कर सकते हो। तो ये 6 डायरेक्शंस को हम 3 डायरेक्शंस में, क्योंकि फिजिक्स जो है, फिजिक्स क्या काम करती है, फिजिक्स यूनिफिकेशन का काम करती है, सिंप्लीफिकेशन का काम करती है। हम हमेशा सिंपल चीज़ों को सिंपल बना के पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमने 6 डायरेक्शंस को सबसे पहले तो हमने काट कर 3 डायरेक्शंस में चेंज कर दिया। 6 डायरेक्शंस को काट कर 3 डायरेक्शंस में चेंज कर दिया। एक तो डायरेक्शन हो गई एक्स, मतलब एक जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थी, ये वाली जो डायरेक्शन थी, इसको तो हमने बना दिया कि ये तो है एक्स, ठीक है। ये वाली जो डायरेक्शन थी प्लेन पर ही, और जो पहले वाली डायरेक्शन थी परपेंडिकुलर, ये थी, इसको हमने बना दिया वाई, ठीक है। ये पूरी डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, वाई। और ये जो ऊपर ये नीचे वाली डायरेक्शन आ रही है, ये वाली डायरेक्शन, इसको हमने बना दिया जेड। ये देखिए, ये मेरे पेंसिल के साथ जो एक्सेस आ रही है, इसको हमने क्या बोला, दिस इज जेड, ये है जेड, ठीक है। अब इसमें अगर आपको बोला कि आपको x डायरेक्शन में जाना है और आप यहाँ पर खड़े हो, आपको बोला है x डायरेक्शन में जाना है और यहाँ पर खड़े हो, तो आपको क्या पता चलेगा कि आपको इधर जाना है या आपको इधर जाना है। तो इसके लिए हमने क्या करा, पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन बना दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन बना दिए। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब है कि आपको x की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, मतलब ओरिजिन से राइट हैंड साइड पर जाना है, ओरिजिन से राइट हैंड साइड पर जाना है। अगर नेगेटिव x डायरेक्शन बोला जाए तो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर जाना है, दिस इज नेगेटिव x। पॉजिटिव y बोला जाए तो ओरिजिन से ऊपर जाना है, और नेगेटिव y बोला जाए तो ओरिजिन से नीचे की तरफ जाना है। और अगर बोला जाए पॉजिटिव z मतलब आपको आना है प्लेन से ऊपर, आपको अब कहाँ आना है, प्लेन से ऊपर आना है, पॉजिटिव z। और अगर आपको बोला जाए नेगेटिव z तो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है प्लेन के नीचे, ठीक है। फॉर सपोज आपको कोई कोऑर्डिनेट ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाए, आपको कोई कोऑर्डिनेट ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाए। फॉर सपोज आपको कोऑर्डिनेट दिया जाता है 3,4। अब आपको बोला जाए कि इसको ग्राफ पर प्लॉट करिए, तो आप इसको कैसे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि ये जो आपको बताया जाता है, ये आपको जो कोऑर्डिनेट्स बताए जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ग्राफ पर किसी भी पॉइंट का एड्रेस होता है। कोऑर्डिनेट ग्राफ पर किसी भी पॉइंट का एड्रेस होता है। क्या होता है, एड्रेस होता है। तो ये एड्रेस बनाने का कुछ एक स्पेसिफिक रूल है, नियम है। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू दी जाती है वो वैल्यू किसकी होती है, x की, और उसके बाद जो वैल्यू दी जाती है वो होती है y की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है x की वैल्यू, मतलब x का एड्रेस बताया गया। तो हमें क्या करना है, ओरिजिन को कंसिडर करना है। ओरिजिन को कंसिडर करके हमें कहाँ जाना है, हमें 3 यूनिट्स आगे जाना है, 3 यूनिट्स हमें आगे जाना है। तो 1 2 3 यूनिट्स हम आगे गए और हम यहाँ पर रुक जाएंगे, यहाँ पर हम रुक जाएंगे।
फिर उसके बाद हमें क्या दिया गया, हमें y का एड्रेस दिया गया। अब y पर हमें कहाँ जाना है, y पर हमें 4 यूनिट जाना है, 1 2 3 4 यूनिट्स हमें कहाँ जाना है, y पर जाना है। और यहाँ से हम 4 यूनिट्स y पर चले गए। जिस पॉइंट पर हम पहले हम x की तरफ जाएंगे, फिर उसी पॉइंट से हम कहाँ जाएंगे, उसी पॉइंट पर हमें जो y का एड्रेस दिया गया है वहाँ पर जाएंगे। तो हम फाइनली कहाँ पहुँच गए, हम फाइनली इस पॉइंट पर पहुँच गए। ये पॉइंट कौन सा है, ये P पॉइंट है जिसका एड्रेस हमें दिया गया था। क्या दिया गया था, 3,4। ठीक है, मान लीजिए कोई कार अगर रोड पर चल रही है तो उसका एड्रेस 3,4 से आप दे सकते हो, मतलब कितना आगे गई और कितना आगे गई और अपनी जगह से कितना वो डिस्प्लेस हुई, ये आप 3,4 से बता सकते हो। मतलब x डायरेक्शन में कितनी गई और y डायरेक्शन में कितनी गई, इतना आप 3,4 से बता सकते हो। बट अगर आपको बोला जाए कि आपको एक एरोप्लेन का एड्रेस बताना है, एरोप्लेन की लोकेशन बतानी है, तो आप उसको 3,4 से नहीं बता सकते हो, क्योंकि वो एरोप्लेन जो होता है वो x पे भी मूव कर रहा है, x के साथ साथ ये ऐसे भी मूव कर रहा है, ऐसे भी जा रहा है और ऊपर नीचे भी हो रहा है। तो उसके लिए हमें एक तीसरे पॉइंट का एड्रेस भी चाहिए, तीसरे पॉइंट का एड्रेस भी चाहिए। सपोज R पॉइंट लेते हैं हम 3,4,5। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पहले हम x पर 3 गए, फिर हम y पर 4 गए और अब हम z पर कितना आएंगे, z पर 5 आएंगे। मतलब ये वाली जो एक्सिस है दिस इज z एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन। इस पर 1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट आपको कंसिडर करना है। इसके ऊपर आपको ये वाला पॉइंट कंसिडर करना है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो z एक्सिस पर, दिस पॉइंट इज r। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स आर बेसिकली द एड्रेस ऑफ द पॉइंट्स। ये एड्रेस किसी भी लोकेशन का एड्रेस है कि आपको किसी लोकेशन पर जाना है तो उसका एड्रेस क्या है। ऐसा ही एड्रेस आपको जीपीएस के ऊपर मिलता है। जब आप जीपीएस पर कोई भी लोकेशन को सर्च करते हैं तो बेसिकली आप क्या करते हैं, उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को सर्च करते हैं। हमने पूरे अर्थ पर एक ग्रिड बना दिया, पूरे अर्थ पर एक ग्रिड बना दिए इस तरह से। ये जो लाइंस होती है इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, जो वर्टिकल लाइंस होती है इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। मतलब हमने क्या कर दिया, पूरे अर्थ के ऊपर एक ग्राफ बना दिया, पूरे अर्थ के ऊपर एक ग्राफ बना दिया और हर एक पॉइंट का एक अलग एड्रेस है, हर एक पॉइंट का एक अलग एड्रेस है। ठीक है, फॉर सपोज आपने ग्राफ पर जयपुर सर्च किया, जयपुर में कोई एक स्पेसिफिक जगह सर्च कर दी। फॉर सपोज जयपुर में आपने रेलवे स्टेशन सर्च किया, जयपुर का रेलवे स्टेशन फॉर सपोज इस ग्राफ पे 3,4 पर है, तो हमने इस ग्राफ पर 3,4 लिख दिया। 3,4 का हमने नाम क्या रख दिया, 3,4 का नाम जो इस 3,4 जो है जो लोकेशन है इसका नाम हमने रख दिया रेलवे स्टेशन। तो जीपीएस में जब आप रेलवे स्टेशन सर्च करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, रेलवे स्टेशन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, उसको सर्च करके आपको बता देता है। तो ये ग्राफ की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ग्राफ कहाँ पर काम आ रहा है। जीपीएस में काम आता है, और भी फिजिक्स में तो हम ग्राफ का हर जगह हम ग्राफ का यूज़ करेंगे। किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जो रिलेशन है, किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में जो रिलेशन है उसको पढ़ने के लिए हम ग्राफ का यूज़ करेंगे। तो ये ग्राफ को प्लॉट करना आपको आ गया कि कैसे हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं ये पॉइंट्स जो है यूनिवर्सली फिक्स है। आपको ऐसा नहीं होगा कि पहले y दे दिया जाएगा फिर z, ये यूनिवर्सली फिक्स है। यूनिवर्सली फिक्स का मतलब पहले जो पॉइंट आपको बताया जाएगा, पहले जो एड्रेस आपको दिया जाएगा वो x लोकेशन ही होगी। मतलब यहाँ पर हमें जो पहले दिया जाता है वो क्या होता है, वो लैटिट्यूड होता है, बाद वाला लॉन्गिट्यूड होता है। वैसे ही ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, और ये जो है ये क्या है, हाइट। ये 5th पॉइंट जो है ये क्या है, ये हाइट है। मतलब सॉरी, जो 3rd पॉइंट है ये क्या है, ये हाइट है, हाइट या डेप्थ। ठीक है, तो जीपीएस में आपने अगर जयपुर का रेलवे स्टेशन सर्च किया तो सिर्फ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से काम चल जाएगा। बट अगर एयरप्लेन से आप जा रहे हैं, एरोप्लेन से आप जा रहे हैं, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से आपका काम नहीं चलेगा। आपको हाइट का भी आपको काम लेना पड़ सकता है, क्योंकि फॉर सपोज अपन एयरप्लेन से जा रहे हैं और सामने एक माउंटेन है, माउंटेन की पीक है जिसकी हाइट अच्छी खासी है, बड़ा माउंटेन का पीक है। तो उसने हमें हमें ग्राफ पर शो कर रखा है कि इतनी हाइट पर एक माउंटेन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्लेन को उस हाइट से ऊपर उठाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या हो सकता है, अदरवाइज क्रैश हो सकता है। तो इस तरह से ग्राफ्स को हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं। एक और चीज़ मैं ग्राफ के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, वो कुछ इस तरह से कि जैसे देखिए फिंगर से हम ग्राफ को देखते हैं। फॉर सपोज ये वाला जो फिंगर है मेरा, ये x डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ये डायरेक्शन जो है ये x की डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है ये y की डायरेक्शन है।
और ये जो थर्ड डायरेक्शन जो मैंने निकाली है, जो थंब निकाला है मैंने, ये z डायरेक्शन है, थंब जो है ये z डायरेक्शन में, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। अब हम क्या कर सकते हैं, x को घुमा सकते हैं, x को अपनी मर्जी से घुमा सकते हैं। हमने x को ऐसे घुमा लिया, पर शर्त क्या है, शर्त ये है कि y और z के बीच में x के साथ जो एंगल है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। क्या एंगल रहना चाहिए, 90 डिग्री ही रहना चाहिए। तो x को आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी घुमा सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, बट क्या नहीं बिगड़ना चाहिए, इनके बीच का एंगल नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिजिक्स में जब हम किसी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं कि वो क्वांटिटी कहीं पर भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी। तो आर्बिट्ररी का क्या मतलब हो गया कि x, y और z एक्सिस क्या है, आर्बिट्ररी है, आर्बिट्ररी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई भी अपनी मर्जी से x, y और z को अपनी जगह पर अज्यूम कर सकता है। मान लीजिए किसी ने x को यहाँ पर अज्यूम किया, तो y को यहाँ पर किया और z को यहाँ पर किया। ये गलत नहीं है, ये एकदम सही है, क्योंकि ये क्या है, ये आर्बिट्ररी होते हैं। कोई भी अलग अलग पर्सन जो है वो अपनी मर्जी से x, y और z अज्यूम कर सकता है। किसी ने हो सकता है x को यहाँ पर अज्यूम कर लिया, अगर x को यहाँ पर अज्यूम कर लिया तो y क्या होना चाहिए, y x के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, ये इनके बीच में एंगल नहीं बिगड़ना चाहिए, और ये z हो गया फिर, ठीक है। x, y और z के बीच में जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री रहना चाहिए, बट उसको आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी अज्यूम कर सकते हो, बट शर्त ये है कि एंगल नहीं बिगड़ना चाहिए, एंगल नहीं बिगड़ना चाहिए। जैसे ये एक्सिस जो है x, y और z एक्सिस, ये आर्बिट्ररी होती है, अपनी मर्जी से हम कहीं पर भी अज्यूम कर सकते हैं, बट ध्यान क्या रखना है, एंगल नहीं बिगड़ना चाहिए। वैसे ही ओरिजिन भी आर्बिट्ररी होती है, ओरिजिन भी आप अपनी मर्जी से अज्यूम कर सकते हैं, ओरिजिन आप अपनी मर्जी से अज्यूम कर सकते हैं। आप चाहे तो ओरिजिन को यहाँ पर मान सकते हैं, अगर आप चाहें तो ओरिजिन को यहाँ पर मान सकते हैं। कैसे, या तो यहाँ पर मान सकते हैं, ये यहाँ पर मान सकते हैं। एक ग्राफ में एक ही ओरिजिन होता है। जैसे मान लीजिए अब आपको बोला जाए कि टाइम से हम बात कर लेते हैं, टाइम से बात कर लेते हैं कि 9 बजे एक ट्रेन निकलती है दिल्ली से, 9 बजे एक ट्रेन निकलती है दिल्ली से, और वो जयपुर पहुँचती है 11 बजे, और फिर वो जयपुर से ग्वालियर के लिए रवाना होती है, और ग्वालियर पहुंचती है दोपहर में 1 बजे। फॉर सपोज ये मैंने एक कंडीशन आपको बताई। तो दिल्ली वाला जो आदमी है, उसको कहाँ जाना है, उसको अगर ग्वालियर तक जाना है, तो उसके लिए ओरिजिन हो गया ये, उसने ओरिजिन को ये कंसिडर करा। शुरुआत उसने कहाँ पर करी, 9 बजे से शुरुआत करी, तो उसके लिए ओरिजिन ये हो गया। बट जयपुर वाला आदमी जो है, उसको यहाँ से कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि वो ट्रेन पे कब चढ़ा, वो ट्रेन पे 11 बजे चढ़ा, तो उसने ओरिजिन अपना जो ग्राफ है, अपनी जो कैलकुलेशन है, अपनी सब यहाँ से करनी स्टार्ट करी, ठीक है। तो इस तरह से ओरिजिन को हम अपनी मर्जी से अलग अलग पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। कोई पर्सन उसको कभी अज्यूम कर सकता है और कोई पर्सन उसको कभी अज्यूम कर सकता है। बट डिफरेंस मतलब जो ध्यान रखने की चीज़ है वो ये है कि एक ग्राफ में ओरिजिन एक ही होता है, और ओरिजिन से हमें अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करनी होती है। तो जहाँ पर भी आपको अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है, इस पर्सन को 9 बजे से अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करनी थी, तो इसने ओरिजिन को यहाँ पर मान लिया। बट इस पर्सन को 11 बजे से अपनी कैलकुलेशन चालू करनी थी, तो इसने अपनी ओरिजिन को यहाँ पर मान लिया, 11 बजे से अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ओरिजिन और एक्सिस आर्बिट्ररी होते हैं, हम अपनी मर्जी से इनको अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई ग्राफ की बात। इसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक ग्राफ्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं, जो कि फिजिक्स में हम बार बार यूज़ करते हैं, बार बार उन ग्राफ्स को बनाते हैं, तो बच्चे क्या उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ स्पेसिफिक ग्राफ जो हम बार बार काम में लेते हैं, उन ग्राफ्स की शेप आपको बता देता हूँ, और उन ग्राफ्स की शेप को आपको मेमोराइज कर लेना है, लर्न कर लेना है। बट जब आप 11th में अगर आप मैथमेटिक्स लेंगे, या आपके मैथमेटिक्स अगर आपने ली है तो 11th में और 12th में मैथमेटिक्स में आप अलग अलग ग्राफ्स पढ़ेंगे, और जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको ग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट उन्हें ये, क्योंकि फिजिक्स में हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए मैं आपको ग्राफ की शेप्स, जो स्पेसिफिक शेप्स हैं वो बता देता हूँ। ग्राफ कैसे बनाएं और कौन सा ग्राफ कैसे बनाएं, ये जो इनकी जो डीप नॉलेज है, ये मैथमेटिक्स में आप अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको शेप में ज़्यादा क्यूरोसिटी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ग्राफ पेपर लेकर अलग अलग पॉइंट्स पर रिलेशन की, मतलब मैं आपको बता दूंगा कि जैसे कोई रिलेशन है उसमें अलग, जैसे आप ग्राफ प्लॉट करते थे लीनियर इक्वेशंस में 10th क्लास में आपने ग्राफ प्लॉट करा है कि x और y की अलग अलग वैल्यूज़ पर आप पहले पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट कर लेते थे, मतलब ग्राफ पर वो पॉइंट्स मार्क कर देते थे, फिर उनको ज्वाइन कर देते थे। अब ऐसे ही
जैसे आपको कोई रिलेशन दिया हुआ रहेगा, उनमें आप x और y की अलग अलग वैल्यूज़ लेकर और उनको ग्राफ पर प्लॉट कर कर देख सकते हैं कि हमने जो शेप ग्राफ की पढ़ी है वो शेप आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अभी हम ग्राफ की कुछ स्पेसिफिक शेप्स पढ़ लेते हैं। आप घर पर अगर आपको ज़्यादा क्यूरोसिटी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन ग्राफ को प्लॉट कर कर देख सकते हैं। रिलेशंस में x और y की अलग अलग वैल्यू रखकर आप उस ग्राफ को प्लॉट कर कर देख सकते हैं और देख सकते हैं कि हमने जो शेप पढ़ी है वो कितनी सही है और कितनी गलत है। ठीक है, सो फर्स्ट ग्राफ, वेरी बेसिक ग्राफ, जो सबसे बेसिक ग्राफ है वो है y प्रपोर्शनल टू x का। y प्रपोर्शनल टू x का मतलब अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरी के साथ डायरेक्टली वेरी करती है, जैसे आपने पढ़ा था b और i का ग्राफ। ठीक है, तो ऐसे जो ग्राफ होते हैं ये ग्राफ होते हैं स्ट्रेट लाइन। ये जो ग्राफ्स होते हैं, ये जो ग्राफ्स होती हैं ये कैसी होती है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती हैं। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटाते हैं तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स में कर देता हूँ। ऐसे ग्राफ जो होते हैं ओरिजिन से पास होते हैं, ओरिजिन से पास होते हैं। और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप कैसे निकाल सकते हैं आप, y की वैल्यू को x की वैल्यू से डिवाइड करके। स्लोप इज y अपॉन x एंड इट इज इक्वल्स टू m। और इसी स्लोप को हम क्या बोलते हैं, इसी स्लोप को हम टेन थीटा भी बोलते हैं। ये थीटा कोई भी दो वैल्यूज y की ले सकते हैं और उन दो वैल्यूज़ पे करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू को आप ले सकते हैं। जैसे आपने y की ये वाली वैल्यू ली, ये y1 आपने अज्यूम किया और इस y1 के करस्पॉन्डिंग आपने x1 अज्यूम किया, ये आपने y2 अज्यूम किया और इसी y2 के करस्पॉन्डिंग आपने इसी y2 के करस्पॉन्डिंग में आपने x2 का अज्यूम किया। अब आप क्या कर सकते हैं, स्लोप निकालने के लिए या टेन थीटा निकालने के लिए स्लोप और टेन थीटा इज इक्वल्स टू कैसे निकाल सकते हैं, ये है स्लोप एंगल। टेन थीटा का मतलब ये एंगल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमारे केस में x1 बड़ा है तो मैं इसमें मॉड लिख देता हूँ, स्लोप में मॉड लगा देता हूँ, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं y1 माइनस y2 लिख लीजिए, आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ये देखिए हमारे केस में x1 ज़्यादा बड़ा है और y1 ज़्यादा बड़ा है, तो y1 माइनस y2 हमने कर दिया। ये आ गई हमारी वैल्यू ऑन y एक्सिस, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। अगर अपन y1 में से y2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, हमारे पास वैल्यू हो गई AP की। AP इज y1 माइनस y2। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, y1 में से y2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, और x1 में से x2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। इसका नाम हम Q रख देते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AP अपॉन QP। AP अपॉन QP की वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं, y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2 करके आप AP और QP की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। और ये जो वैल्यू होगी इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे स्लोप। ठीक है, तो ये एक तरह का ग्राफ हो गया। इसके बाद इसी में एक और वेरिएशन होता है, इसी में एक तरह का और ग्राफ होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स तो है, पर ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। ये ग्राफ जो है ओरिजिन से पास नहीं हो रहा और ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। और जब y की वैल्यू 0 है, देखिए सॉरी, जब x की वैल्यू 0 है, x को यहाँ पर अगर हम 0 पुट कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, c आ जाता है। तो x 0 हो जाएगा बट y जो है ये कभी 0 नहीं होगा। तो ये जो ग्राफ है ये हमेशा एक इंटरसेप्ट बनाकर स्टार्ट होगा। इस c को हम क्या बोलते हैं, c को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज c, दिस इज c, और इसको हमने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया, दिस इज c। और स्लोप अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी x एक्सिस के पैरेलल एंड दिस इज थीटा। आप ऐसे यहाँ पर कोई सी भी दो वैल्यूज़ को कंसिडर करके आप स्लोप निकाल सकते हैं, आप tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज सेकेंड ग्राफ। अब एक थर्ड ग्राफ हम पढ़ते हैं। थर्ड ग्राफ इज अ कर्व। एक कर्व के बारे में अब हम पढ़ते हैं, y इज प्रपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। y जो है एक्स स्क्वायर के प्रपोर्शनल है। ठीक है, y इज प्रपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। प्रपोर्शनलिटी के साइन को मैं रिप्लेस करता हूँ तो y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल्स टू क्या है, के एक्स स्क्वायर। तो इसमें फॉर सपोज आप x की कोई भी वैल्यूज लेते हैं, x की आप कोई भी वैल्यू लेते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, बट x का क्या होना है, x का क्या होना है, x का स्क्वायर होना है, स्क्वायर होना है। तो अगर आपने x की वैल्यू -2 ली, x की वैल्यू -2 ली तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो भी y की वैल्यू 4 आएगी क्योंकि आप x का स्क्वायर कर रहे हो।
और अगर x की वैल्यू आपने 2 ली तो भी y की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। तो इट डज नॉट डिपेंड x नेगेटिव है या पॉजिटिव है, y हमेशा क्या रहेगा, y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ग्राफ जो है ये बनेगा कुछ इस तरह का। इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, इस ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोला। और ये कब होता है, जब एक क्वांटिटी दूसरे के स्क्वायर के साथ वेरी कर रही है, एक क्वांटिटी दूसरे के स्क्वायर के साथ वेरी कर रही है। जैसे एनर्जी और वेलोसिटी, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, वो वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ वेरी कर रही है। तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। फॉर सपोज आपको दे दिया जाता है ग्राफ x इज प्रोपोर्शनल टू y² या फिर x इज इक्वल्स टू ky²। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें ky², इसमें देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि y की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, y की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, चाहे वो नेगेटिव है या चाहे वो पॉजिटिव है। y या -2 है तो भी x पॉजिटिव रहेगा, y अगर +2 है तो भी x पॉजिटिव रहेगा। तो x हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस, अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया। ये भी ग्राफ कैसा है, ये भी एक पैराबोलिक ग्राफ है। तो हमने अभी तक दो शेप्स पढ़ लिए, एक तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल्स टू mx या mx + c। पैराबोलिक ग्राफ कैसा होता है, y प्रोपोर्शनल टू x² या x प्रोपोर्शनल टू y²। दोनों में से कोई भी एक रिलेशन पैराबोला को ही इंडिकेट करता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट रिलेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिलेशन इज y इज इक्वल्स टू 1/x, y इज इक्वल्स टू 1/x। अब ये शेप कैसे बनेगी, ये शेप बनेगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसकी शेप को हम क्या बोलते हैं, इसकी शेप को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज y एंड दिस इज x। तो इस ग्राफ का जो शेप है ये कुछ इस तरह का बनेगा, अगर दोनों के साइन पॉजिटिव है तो। और अगर नेगेटिव है तो आप अपने अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट को वेरी कर सकते हैं। फॉर सपोज x की वैल्यू नेगेटिव, मतलब y इज इक्वल्स टू -1/x है, तो ये जो शेप है ये इस तरफ बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द ग्राफ फॉर y इज इक्वल्स टू 1/x। इसका शेप, इस शेप का नाम क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस ग्राफ को हम बोलते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप x की अलग अलग वैल्यूज़ लेकर y की अलग अलग वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। फॉर सपोज आपने x की वैल्यू 2 ले ली, x की वैल्यू 2 ले ली तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। मतलब अगर इस तरह से आप टेबल बनाकर घर पर आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे x और y की एक टेबल आपने बना ली, x की वैल्यू 2 ले ली तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आ गई 1/2 यानी 0.5। x की वैल्यू आपने 4 ले ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 1/4 यानी 0.25। x की वैल्यू अगर आपने 8 ले ली तो 1/8 कितना होता है, 1/8 होता है 0.125। तो इस तरह से आप x और y की अलग अलग वैल्यूज़ लेकर ये ग्राफ बनाकर देख सकते हैं, आपको इसी तरह की शेप मिलेगी। ये जो शेप है ये आइडियल कर्व है। मैं मतलब एक कर्व का मतलब जो आइडियल शेप बनेगी कर्व का, मतलब जो आइडियल कर्व बनेगा उसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफ है वो है ग्राफ y, सॉरी यहाँ पर प्रोपोर्शनल बना देता हूँ मैं, प्रोपोर्शनल मैंने नहीं बनाया था, इज इक्वल टू लिख दिया था। ज़रूरी नहीं है हमेशा 1 रहेगा, ये किसी भी क्वांटिटी के साथ वेरी कर सकती है। तो y इज इक्वल्स टू k/x, k इज़ अ कॉन्स्टेंट, वेयर k इज़ अ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। तो आप तो जो ग्राफ बनाएंगे आप ट्राई करेंगे वो k की वैल्यू 1 मान के एज्यूम करिए, k की वैल्यू 1 मान के चलिएगा और y इज इक्वल्स टू 1/x में ग्राफ प्लॉट करके आप देखना। y प्रोपोर्शनल टू 1/x², y जो है x² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका भी जो ग्राफ बनेगा, इसका भी ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये वाला जो ग्राफ बनेगा ये भी कुछ इस तरह का ही ग्राफ बनेगा, बट ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है x एक्सिस के ज़्यादा क्लोजर रहेगा, x एक्सिस के ज़्यादा क्लोजर रहेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये वाला जो लाइन होता है, ये वाला जो हाइपरबोला होता है, ये एक्स एक्सिस के ज़्यादा क्लोजर रहता है और ये एक्स एक्सिस से थोड़ा दूर रहता है। और वाई एक्सिस की टर्म्स में बात करेंगे तो ये जो 1/x² है, ये जो 1/x² है ये y एक्सिस से दूर रहेगा और जो 1/x है ये y एक्सिस के ज़्यादा क्लोज रहेगा। तो मतलब अगर दोनों को साथ में प्लॉट करेंगे आप, 1/x और 1/x² को अगर आप साथ में प्लॉट करेंगे तो एक ग्राफ तो ऐसा हो जाएगा और एक ग्राफ है वो इस तरह का हो जाएगा। ये कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है जब x और y दोनों किसके बराबर रहेंगे, दोनों 1 के इक्वल रहेंगे। ये वो वाली वैल्यू है, दोनों 1 के इक्वल रहेंगे। और ये अंदर वाला जो ग्राफ है, अंदर वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, थोड़ा सा इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये वाला जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये इंडिकेट कर रहा है 1/x को और 1/x के ग्राफ को, और जो लाइट वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये इंडिकेट कर रही है 1/x² को। तो 1/x² वाली जो लाइन है x एक्सिस के क्लोज और y एक्सिस के थोड़ी दूर है, और 1/x वाली जो लाइन है वो y एक्सिस के क्लोज और x एक्सिस से थोड़ी डिस्टेंस पर है। ये देखिए, ये जो ग्राफ है 1/x वाला जो ग्राफ है, 1/x वाला जो ग्राफ है वो y एक्सिस के क्लोजर है और x एक्सिस से दूर है, और जो 1/x² वाला जो ग्राफ है वो y एक्सिस के दूर है और x एक्सिस के ज़्यादा क्लोजर है। ये इस तरह से दोनों ग्राफ को एक में प्लॉट करके मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बता दिया। नेक्स्ट ग्राफ इज y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x³। बहुत कम आपके काम में आएगा बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ ऑल्सो अगेन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका ग्राफ भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा। और ये वाला जो ग्राफ है ये y एक्सिस के कंपैरेटिवली ज़्यादा क्लोज आ जाएगा, y एक्सिस के कंपैरेटिवली ज़्यादा क्लोज आ जाएगा, और x एक्सिस के y एक्सिस से कंपैरेटिवली ज़्यादा दूर हो जाएगा और x एक्सिस के ज़्यादा क्लोज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/x³ है। देखिए x 1/x², पहले 1/x, ये 1/x आ गया y एक्सिस के क्लोजर, फिर 1/x² y एक्सिस के थोड़ा सा दूर, फिर 1/x³ y एक्सिस से थोड़ा और ज़्यादा दूर, और तीनों कहाँ पर मीट करेंगे, x = 1 y = 1 पर तीनों मीट करेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर आएगा 1/x, फिर उसके बाद आएगा 1/x², फिर उसके नीचे आएगा 1/x³। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ नंबर 8। इट इज़ द शेप ऑफ अ सर्कल। सर्कल के लिए मैं आपको ग्राफ बना के बता रहा हूँ। x² + y² = a², x² + y² = a²। ये जो ग्राफ बनता है ये किसका ग्राफ है, ये सर्कल का ग्राफ है। तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, x = a और y = a, और ये चारों तरफ a के बराबर रहेगा, एंड द शेप इज अ सर्कल। नेक्स्ट इज एलिप्स। सर्कल और एलिप्स फिजिक्स में ज़्यादा काम नहीं आते हैं बट मैथमेटिक्स में ज़्यादा काम आते हैं। x² / a² + y² / b² = 1। ये किसकी इक्वेशन है, ये एलिप्स की इक्वेशन है। फिजिक्स में हम एलिप्स और सर्कल को कम काम में लेंगे बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि एलिप्स और सर्कल की इक्वेशन कैसे होती है। दिस इज एलिप्स, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिप्स। एलिप्स, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं a। दिस इज ओरिजिन, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है a। x एक्सिस पर जो आपने इंडिकेट किया है, और ये जो y एक्सिस पर इंडिकेट किया है, दिस डिस्टेंस इज b। दिस डिस्टेंस इज b। तो इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, इसको हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, और इक्वेशन रहती है x² / a² + y² / b² = 1। तो ये ग्राफ के बारे में मैंने आपको मोटा मोटा जो
जितना फिजिक्स में आपको काम आने वाला है उतना नॉलेज मैंने ग्राफ के बारे में आपको दे दिया है। अब आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो ग्राफ जो रिलेशंस मैंने आपको बताए हैं उन रिलेशंस को प्लॉट कर ग्राफ पेपर पर चेक कर सकते हैं कि ये ग्राफ इस तरह से कैसे बन रहे हैं, इनकी शेप जो है ये कैसे आई, ये आप ग्राफ पेपर पर एक्सपेरिमेंटली करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही कर रहे हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। फिजिक्स में हर चैप्टर में काम में आने वाला है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो उसको आपको मिस नहीं करना है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बड़ा टॉपिक है और आपको अटेंड उसकी सारी क्लासेस करनी है, क्योंकि फिजिक्स में हर जगह डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम यूज़ करेंगे। मैथमेटिक्स में आप काफ़ी लेट पढ़ेंगे, बट हमें फिजिक्स में शुरू से ही इसको काम में लेना है। तो जितना डीप मैथमेटिक्स में उतना डीप में हम नहीं जाएंगे, बट काफ़ी मेजर पोर्शन हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें हमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में शायद एक क्लास में हो भी नहीं पाएगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में 2-2 क्लासेस लगेंगी, इसीलिए आपको वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मिस नहीं करना है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रेगुलर अटेंड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं। आज हमने सीखा ग्राफ्स के बारे में, अलग अलग रिलेशंस पर हमने अलग अलग ग्राफ बनाए। आपको ग्राफ की शेप याद होनी चाहिए कि अगर 1/x है तो शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता कैसे, वो भी आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है, ओरिजिन और एक्सिस आर्बिट्ररी होते हैं, अपनी मर्जी से हम अज्यूम कर सकते हैं। शर्त क्या होती है, शर्त ये होती है कि एक्सिस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना होना चाहिए। कोई चाहे तो इसको x और इसको y मान सकता है, कोई चाहे तो इसको y और इसको z मान सकता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट ऑन जनरल हम हमेशा इसको x और इसको y मानते हैं। बट अगर कोई इसको z और इसको y मान लेता है तो वो इंसान गलत नहीं है। ओरिजिन और एक्सिस हम अपनी मर्जी से कहीं पर भी अज्यूम कर सकते हैं। ओरिजिन की शर्त यह है कि उस पर सारी एक्सिस इंटरसेक्ट करनी चाहिए, उसको हम ओरिजिन बोलेंगे। और एक्सिस की शर्त ये है कि तीनों एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर आपने y को यहाँ की जगह देखिए, अगर ये हमारे x और y एक्सिस है। अब कोई चाहे बोला कि सर अगर आपने बोला है कहीं पर भी मान सकते हैं, तो मैं तो x को यहाँ पर मानूंगा, तो यहाँ पर मानो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप x को यहाँ पर मान रहे हो तो y यहाँ पर होना चाहिए, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल मेंटेन रहना चाहिए। तो ये शर्त आपको ध्यान रखनी है। बाकी ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ग्राफ इजी है। और आपको ग्राफ का शेप याद रखना है और उसकी इक्वेशन याद रखनी है कि ऐसी इक्वेशन या ऐसा रिलेशन आएगा तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए। तो आज हम यहीं पर क्लोज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन।